था कि आपके मनोविज्ञान में मैं पहली जो इकाई है, दूसरी जो इकाई है वो कंप्लीट करा चुका हूँ। कल से मतलब आज का नाम लिया था कि आपके तीसरी इकाई चालू होगी और आपके साथियों तीसरी इकाई आती है व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, तो क्लास नंबर है ये 41 साइकोलॉजी की 41वीं क्लास है और आज से आपके टॉपिक चल रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता का। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करूं मैं तो बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियर समझेंगे और बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास से चल रही है, इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं। तो साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता की सर्वप्रथम खोज करने वाले थे फ्रांसिस गाल्टन और ये खोज उन्होंने की थी 1879 में। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है इसके जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन इसके क्या है? जनक है। ये देखिए फ्रांसिस गाल्टन ये रहे, इनको ही व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक कहा जाता है। किनको? फ्रांसिस गाल्टन को। तो देखो मित्रों, व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है, पहले इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है कि भाई इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं उन लोगों में आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई भिन्नता जरूर होती है, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसको ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। चाहे देखो इसमें आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता की खोज किसने की थी? फ्रांसिस गाल्टन ने 1879 में। देखो कई जगह पे 1880 भी आता है, ठीक है, 1880 भी आता है, 1879 भी आता है, लेकिन इसका मेनली जो आंसर है वो तो 1879 ही राइट है। ठीक है, और जनक कौन है मित्रों व्यक्तिगत विभिन्नता के? फ्रांसिस गाल्टन। चलिए आगे देखते हैं। गाल्टन जी का कहना है, गाल्टन ने कहा था कि एक व्यक्ति में अपने समूह के अन्य सदस्यों से पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। कि कोई भी व्यक्ति है, उसका एक ग्रुप होता है, उसका समूह होता है, जितने लोगों से उसका कांटेक्ट होता है, तो उन अन्य जो सदस्य होते हैं उनसे जो भिन्नता पाई जाती है उसको ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। ऐसा किसका कहना है? फ्रांसिस गाल्टन का ये कहना है। तो मित्रों, अगर प्रश्न आ जाए कि एक व्यक्ति में अपने समूह के अन्य सदस्यों से पाई जाने वाली भिन्नता को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। और ये परिभाषा किसने दी थी? फ्रांसिस गाल्टन ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हेनरी मन की भी एक परिभाषा आती है व्यक्तिगत विभिन्नता की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी मन का कहना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक भिन्नता से, कि व्यक्तियों के में जो शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, जो मानसिक भिन्नता पाई जाती है और जो सामाजिक भिन्नता पाई जाती है उसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी थी? हेनरी मन ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? हेनरी मन ने। चलिए आगे देखते हैं। तो मित्रों देखो, ये हेनरी मन ने तो परिभाषा ये भी दी है, हेनरी मन की परिभाषा पढ़ ली अपन ने, फिर इसके बाद अपन ने फ्रांसिस गाल्टन की परिभाषा पढ़ ली। अब आगे देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल 100% समझ में आएगी, बस वीडियो को अच्छी तरह से देखा करो। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के मुख्य रूप से 2 कारक होते हैं। अब अगर प्रश्न पूछे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के मुख्य रूप से कितने कारक होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है? देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता के 2 कारक होते हैं। एक तो होता है पहला वंशानुक्रमिक कारक और दूसरा होता है वातावरणीय कारक। तो वंशानुक्रमिक कारक सभी जानते हैं कि माता पिता के जो लक्षण है, ठीक है, माता पिता से जो संतान को जो गुण प्राप्त होते हैं वो तो वंशानुक्रम, लेकिन उन गुणों में भी कोई ना कोई भिन्नता अवश्य होती है। और दूसरा कारक आता है मित्रों वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में क्या होता है कि जैसे एक ह्यूमन का मतलब यहाँ व्यक्ति से लिया जाएगा, तो व्यक्ति को उसके आसपास की जितनी भी चीजें प्रभावित करती है, ठीक है, जितनी भी चीजें उसको प्रभावित करती है, जैसे यहाँ पे उसका पर्सनल वो खुद प्रभावित होता है, उसका परिवार प्रभावित होता है, और आसपास का जो वातावरण है, उसकी जाति है, उसकी भाषा है, उसका बोली है, उसका देश है, उसका धर्म है, उसके आसपास के लोग, उसके आसपास के शहर गांव, सभी चीज़ें यहाँ पर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर करते हैं। तो इनको ही कहा जाता है वातावरणीय कारक।
देखिए अब ये जो दो कारक है कौन कौन से, वंशानुक्रमी और वातावरणीय, इन दोनों कारकों के आधार पर गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के कुल 39,000 क्षेत्र निश्चित किए। गाल्टन का कहना था कि ये जो दो प्रकार के कारक है इनके आधार पे, इन दोनों कारकों के आधार पर ही, वंशानुक्रमी और वातावरणीय कारकों के आधार पे व्यक्तिगत विभिन्नता के कुल 39,000 क्षेत्र बताए। कितने क्षेत्र बताए कि अलग अलग व्यक्तियों में कुल 39,000 क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जा सकती है। तो अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि यार 39,000 क्षेत्र कौन से हैं, लेकिन आपको नॉर्मल इसकी जानकारी होना चाहिए। तो गाल्टन का एक कथन था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह एक माता पिता की संतान हो अथवा जुड़वा संतान हो, फिर भी वह किसी न किसी क्षेत्र में एक दूसरे से भिन्न अवश्य होता है। जो उन्होंने 39,000 क्षेत्र बताए, उन क्षेत्रों में किसी न किसी क्षेत्र में तो भिन्न जरूर हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इस पूरी दुनिया में समान नहीं हो सकता है पूर्ण रूप से, ऐसा कथन है फ्रांसिस गाल्टन का। अब देखो ये जो इन्होंने 39,000 क्षेत्रों का वर्णन किया था, इन 39,000 क्षेत्रों के आधार पर गाल्टन ने मनोविज्ञान में दो प्रकार के बालक बताए हैं कि ये जो 39,000 क्षेत्र है इसके आधार पर मनोविज्ञान में दो प्रकार के बालक होते हैं। देखो कौन कौन से बालक होते हैं। पहला जो बालक होता है वो होता है सामान्य अधिगमकर्ता या सामान्य बालक। तो सामान्य अधिगमकर्ता या सामान्य बालक क्या होता है समझिए थोड़ा सा। 39,000 क्षेत्र के आधार पर दो प्रकार के बालक बताए इन्होंने। पहला सामान्य अधिगमकर्ता या सामान्य बालक, और दूसरा विशिष्ट अधिगमकर्ता या विशिष्ट बालक। तो पहले सामान्य अधिगमकर्ता को समझेंगे, या सामान्य बालक भी इसको आप कह सकते हो। तो देखिए ऐसे बालक जो कक्षा में सामान्य गुणों का प्रदर्शन करते हैं सामान्य बालक कहलाते हैं। तो बहुत सारे बालक होते हैं जो नॉर्मली जो सब करते हैं वो कर लेते हैं, तो ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है, सामान्य बालक कहा जाता है। इनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है सामान्य बालकों की या सामान्य अधिगमकर्ताओं की। इन्हें औसत बुद्धि बालक के नाम से भी जाना जाता है। और कक्षा में सर्वाधिक संख्या भी किन बालकों की होती है, सामान्य अधिगमकर्ता की या सामान्य बालकों की ही होती है। तो मित्रों सामान्य बालक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके टॉपिक में सामान्य बालक का टॉपिक नहीं है। क्योंकि देखो सामान्य बालक तो क्या है, बहुत सारे हैं। नॉर्मली कोई भी ऐसा बालक जो सामान्य रूप से सामान्य बालकों की तरह व्यवहार करे वही सामान्य बालक हो गया। तो ऐसे बालक जो कक्षा में सामान्य गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं वो सामान्य बालक। IQ लेवल पूछे तो 90 से 110 के बीच होती है। इन्हें औसत बुद्धि बालक भी कहा जाता है। और कक्षा में सर्वाधिक संख्या किन बालकों की होती है, सामान्य बालकों की होती है। आपने भी देखा होगा आपकी कक्षा में कुछ बालक तो बहुत तेज होते थे, कुछ बालक बहुत कमज़ोर होते थे, लेकिन अधिकतर बालक औसत बुद्धि के बालक होते थे। दूसरा जो बालकों का प्रकार आता है वो आता है विशिष्ट अधिगमकर्ता या विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट अधिगमकर्ता या विशिष्ट बालक को देखते हैं। ऐसे बालक जो कक्षा में सामान्य बालकों से भिन्न गुणों का प्रदर्शन करते हैं विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब देखो कोई भी ऐसा बालक जो सामान्य बालकों की तरह व्यवहार नहीं कर पाता है, सामान्य बालकों की तरह सीख नहीं पाता है, मतलब सामान्य बालकों की तरह गुणों का प्रदर्शन नहीं करके दूसरे भिन्न गुणों का प्रदर्शन करता है, तो उसको ही विशिष्ट अधिगमकर्ता या विशिष्ट बालक के नाम से जाना जाता है। साथियों विशिष्ट अधिगमकर्ता या विशिष्ट बालकों में जो विशिष्टता होती है उसके भी दो प्रकार होते हैं। अब दो प्रकार की विशिष्टता कैसे होती है देखो, एक तो होती है अधिकता और एक होती है न्यूनता। मतलब जो उनमें विशिष्टता है वो उस विशिष्टता में ज़्यादा बढ़ोतरी भी होती है कई में, और कई में उस विशिष्टता की कमी भी होती है। तो बिल्कुल दोनों को पढ़ेंगे कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें अधिकता कैसे होती है और न्यूनता कैसे होती है। तो चलिए अधिकता को पढ़ते हैं कि सामान्य बालकों की अपेक्षा कोई बालक अधिक विशिष्ट हो जाता है तो उसको ही अधिकता के नाम से जाना जाता है, अथवा इनकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, जैसे प्रतिभाशाली बालक, सर्जनशील बालक। नाम सुने होंगे सभी ने कि अधिकता का मतलब क्या है, जो सामान्य बालकों से तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, ज़्यादा जानने वाले बालक होते हैं, उनमें तो विशिष्टता की अधिकता होती है। इनकी बुद्धि लब्धि भी कितनी होती है, 110 से ज़्यादा, क्योंकि 110 तक तो जो बुद्धि लब्धि है वो सामान्य बालकों की होती है 90 से 110, और 110 के ऊपर जो प्रतिभाशाली बालक है, जो सर्जनशील बालक है, उनकी बुद्धि लब्धि होती है। तो इनमें क्या होती है, विशिष्टता की अधिकता होती है। दूसरा प्रकार है विशिष्टता की न्यूनता। अब न्यूनता मतलब क्या होता है, कमी।
तो सामान्य बालकों की अपेक्षा कोई गुण कम या विलुप्त हो जाता है, इनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है। तो जो न्यूनता वाले, जो विशिष्टता में न्यूनता रखते हैं, उन बालकों में क्या होता है, जो सामान्य बालक होते हैं वो उनसे कमज़ोर होते हैं, तो कोई गुण है वो कम है या विलुप्त हो जाता है जो कमज़ोर बालक होते हैं, और इनकी बुद्धि लब्धि भी कितनी होती है, 90 से कम होती है। जैसे मूक बधिर बालक भी विशिष्ट में आ जाते हैं, दृष्टिहीन बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक। तो देखो ये जो मूक बधिर बालक है, दृष्टिहीन बालक है, ये दोनों बालक है, ये जरूरी नहीं है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण है, ये विशिष्ट गुणों के आधार पे हैं, इनमें विशिष्ट गुण हैं, इनमें कमियां हैं। जिसे सामान्य बालक को अच्छे से सुनाई दिखाई जाता है, लेकिन इनको क्या अच्छे से सुनाई दिखाया जा रहा है, कमी एक नहीं है, तो फिर ये भी न्यूनता के अंतर्गत आ जाएंगे। और मंदबुद्धि पिछड़ा बालक IQ के आधार पर न्यूनता में आ जाएंगे। तो मित्रों ये होते हैं विशिष्ट बालक, जो दो आधार पर वर्गीकृत है, एक तो अधिकता के आधार पर और एक न्यूनता के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो न्यूनता और जो अधिकता है, इन दोनों प्रकार की विशिष्टता के आधार पर विशिष्ट बालकों के कुल 9 प्रकार हैं। बिल्कुल ये 9 प्रकार एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, और इनमें से मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रत्येक सही तरीके से पूरा वीडियो आपने देखा, अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहाँ पे आप कहोगे, आप कह सकते हो कि यार उन्होंने हमें धोखा दिया है, या गलत पढ़ाया है, या पूरा नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं यार व्यवहारिक, तो उनमें खुद का कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। तथ्यात्मक प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद आप व्यवहारिक प्रश्न भी आसानी से हल कर पाओगे, लेकिन पूरे वीडियो देखने पड़ते हैं। और मैंने देखा है कि मेरे वीडियो अगर 20 मिनट का वीडियो है तो 8 से 10 मिनट ही लोग उसको देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल आपकी इच्छा है। चलिए 9 प्रकार के जो बालक हैं उन बालकों को देखते हैं कि कमी और अधिकता के आधार पर बालकों के कुल बालक 9 प्रकार के होते हैं। पहला बालक है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा बालक है मंदबुद्धि बालक, तीसरा बालक है पिछड़ा बालक, चौथा बालक है सृजनशील बालक, और 5वां बालक है अधिगम योग्य बालक। तो मित्रों ये जो 5 प्रकार के बालक है, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़ा, सृजनशील, अधिगम योग्य, ये पांचों विशिष्टताएं बालक बुद्धि के आधार पर विशिष्ट होते हैं। ये पांचों जो बालक है 5 प्रकार के, ये किसके आधार पे है, बुद्धि लब्धि के आधार पे। जैसे प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, मंदबुद्धि की बुद्धि लब्धि कम होती है, पिछड़े की कम होती है, सृजनशील की ज़्यादा होती है, अधिगम नियोग्य की बुद्धि लब्धि हाँ इनकी भी मतलब दोनों के बीच में होती है, ज़्यादा भी नहीं होती है, कम नहीं होती है, लेकिन ध्यान केंद्रण इनका नहीं होता है। तो ये पांचों प्रकार के बालक तो किसके आधार पर वर्गीकृत है, बुद्धि के आधार पर, कमी या ज़्यादा। अब जो छठा बालक है वो है समस्यात्मक बालक, 7वां है विकलांग बालक, 8वां है अपराधी बालक, और 9वां है अपवंचित बालक। तो ये जो 4 प्रकार के बालक है साथियों, ये 4 प्रकार के बालक अधिकता या न्यूनता के कारण विशिष्ट हैं। और ये देखो अधिकता, समस्यात्मक बालक में कोई भी हो सकता है, लेकिन समस्या इसका उत्पन्न करना ये गुण है, मतलब इसका दोष है, कुछ भिन्न गुण जरूर होता है। विकलांग बालक की बुद्धि लब्धि कितनी हो सकती है, लेकिन शरीर में कमी आ रही है। अपराधी बालक की बुद्धि लब्धि कितनी भी हो सकती है, लेकिन इसके भी दोष हैं, अलग से भिन्न गुण उत्पन्न हो रहा है। अपवंचित बालक कोई हो सकता है, लेकिन इसमें इसको भी वो सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो सरकार द्वारा अन्य छात्रों को दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से विशिष्ट बालकों के कुल 9 प्रकार होते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए। प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, सृजनशील बालक, अधिगम योग्य बालक, समस्यात्मक बालक, विकलांग बालक, अपराधी बालक और अपवंचित बालक। तो मित्रों इन 9 बालकों में से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अब बिल्कुल अच्छी तरह से इन 9 प्रकार के बालकों में से पहला प्रकार का बालक आज ही पढ़ेंगे, जिसका नाम आता है प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक के बारे में आज पढ़ेंगे। तो साथियों प्रतिभाशाली बालक की यदि बात करूं मैं, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं इनको अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, भगवान के द्वारा इनको गिफ्ट किया जाता है, अलग से नहीं होता है, मतलब ऊपर वाला ही ये चीज़ें देता है जन्म से ही। तो प्रतिभाशाली बालक, एक छोटा सा मैंने एक फोटो लगाया है प्रतिभाशाली बालकों का। ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ विशिष्ट चीज़ की है, कुछ किसी चीज़ में ये विनर है, किसी में ये जीते हैं। तो
इस ऐसे बालक जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बिल्कुल विशेषताएं पढ़ेंगे, अलग अलग कथन पढ़ेंगे, अलग अलग कमियां पढ़ेंगे, दोष पढ़ेंगे, उनका शिक्षा का स्वरूप पढ़ेंगे। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन कैसे भी पढ़ेंगे। तो मित्रों, जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, मतलब जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है। सबसे बड़ी बात कि प्रतिभाशाली बालकों की IQ कितनी होती है, तो मित्रों राइट आंसर क्या रहेगा, 140 होती है या इससे अधिक होती है। लेकिन क्रो एंड करो याद है ना कौन है ये, इन्होंने एक परिभाषा दी है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी IQ या बुद्धि लब्धि 130 या इससे अधिक होती है। तो देखो, नॉर्मली अगर पूछे कि प्रतिभाशाली बालकों की IQ कितनी होती है, तो मित्रों आपका आंसर रहेगा 140 या इससे अधिक। लेकिन अगर पूछे कि क्रो एंड करो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वहां पर आपका आंसर रहेगा 130 या इससे अधिक, क्योंकि क्रो एंड करो ने कहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 या इससे अधिक होती है। तो मित्रों ऐसे बालक ही क्या कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अब देखो, इनमें जो प्रतिभा होती है, प्रतिभाशाली बालकों में जो प्रतिभा होती है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। जन्मजात का मतलब क्या है, वो जन्म से ही पाई जाती है, तभी तो इनका नाम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड रखा गया है। भाई जन्मजात है तभी तो, आगे अर्जन तो नहीं किया जाता है। गॉड गिफ्टेड चाइल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि जन्म से इनमें प्रतिभा पाई जाती है। मित्रों, इनकी विशेषताओं को देखेंगे कि किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि जो ये प्रतिभाशाली बालक है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ विशेषताएं लिखी है थोड़ी सी। ये विशेषता अगर किसी बालक में पाई जाती है तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। जैसे इसमें कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषताएं हैं साथियों, विद्यालय जाने से पहले पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। ये स्कूल नहीं जाते हैं, उसके पहले ही पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, चल रहा है ना प्रतिभा का पता। विद्यालय गए नहीं फिर भी पढ़ना लिखना सीख गए। इनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो बहुत अच्छा होता है, मानसिक रूप से बिल्कुल क्लियर होते हैं। उलझे हुए व्यक्ति ये बिल्कुल भी नहीं होते, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। ये विद्यालय में पाठ्यक्रम को समय से पूर्व ही समाप्त कर लेते हैं कि गुरुजी ने तो पूरा पढ़ाया ही नहीं, फिर भी किताब के पूरे पाठ याद कर लिए। तो ये होती है भाई प्रतिभा। चौथी विशेषता आती है, कठिन व व्यापक विषय वस्तु को पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। जैसे गणित है, विज्ञान है, जो कठिन चीज़ें हैं उनको पढ़ने में ये अधिक रुचि लेते हैं। फिर नेक्स्ट 5वां गुण है, लड़ाई झगड़े व किसी की बुराई करने की इनकी आदत नहीं होती है। कि किसी से लड़ाई झगड़ा करना, ज़बरदस्ती किसी से बुराई करना, ये चीज़ें इनके फालतू की चीज़ें इनके पास नहीं होती है। किंतु इनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। व्यक्तित्व अंतर्मुखी मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले कार्य करना पसंद करते हैं। व्यक्तित्व कैसा होता है साथियों, प्रतिभाशाली बालकों का अंतर्मुखी होता है। इनमें सामाजिकता के गुण भी कम पाए जाते हैं। देखो, सामाजिक यूनिक भाई ये सामाजिक नहीं होते हैं, लेकिन सामाजिकता के गुण इनमें कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट 8वां गुण है, 8वीं विशेषता है, संवेगात्मक रूप से बहुत अधिक स्थिर होते हैं। संवेगात्मक रूप से बहुत अधिक स्थिर होते हैं, मतलब इनके जो संवेग हैं ये उन पे पूरा कंट्रोल करते हैं। 9वीं विशेषता आती है, विचारों व भावों की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करते हैं। इनके अंदर कोई विचार उत्पन्न हुआ, कोई भाव उत्पन्न हुआ तो उनकी अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति करते हैं, उनको अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं। 10वीं विशेषता आती है, विशाल शब्दकोश इनका होता है। विशाल शब्दकोश, बहुत सारी चीज़ों की इनको जानकारी होती है। और मित्रों अंतिम विशेषता यहाँ मैंने लिखी है, हालांकि बहुत सारी अभी भी है, लेकिन जो मेन है एग्जाम की दृष्टि से वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं। मूर्त विषय और अमूर्त विषय, जैसे अमूर्त विषय होते हैं, जैसे गणित जैसे विषय है, गणित एक अमूर्त विषय के अंतर्गत आता है, तो ऐसे विषयों में ये अधिक रुचि लेते हैं। तो मित्रों ये तो थी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। अब बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए, इनका शिक्षा का तरीका क्या होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिए हैं कि किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए। पहला पॉइंट है कि प्रतिभाशाली बालकों को सिखाने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो आती है मित्रों प्रयोजना विधि। कौन सी विधि से सिखाया जाना चाहिए,
परियोजना विधि से। परियोजना विधि में क्या होता है, करके सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है, करके सिखाया जाता है। तो प्रतिभाशाली बालक को सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी विधि है, परियोजना विधि है। नेक्स्ट आता है, इनके शिक्षण हेतु विशिष्ट अध्यापक की नियुक्ति करनी चाहिए। कैसे अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए, विशिष्ट जो अध्यापक होते हैं उनकी नियुक्ति, हाँ कोई विशिष्ट होना चाहिए, अध्यापकों में विशिष्टता होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक है भाई, ये थोड़ी है कि हर कोई उनको पढ़ा देगा, समस्या भी खड़ी कर सकते हैं वो आपके सामने। तो इसके लिए बिल्कुल एक्सपर्ट जो टीचर होते हैं, बिल्कुल उनकी व्यवस्था यहाँ पे की जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, संवर्धित कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। संवर्धित कार्यक्रम का मतलब है ऐसे कार्यक्रम जिनसे प्रतिभाशाली बालकों में जो प्रतिभा है वो और ज़्यादा निखरे, उनमें और ज़्यादा निखार आए, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए। तो ये संवर्धित कार्यक्रम सिर्फ प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही होता है, याद रखना हमेशा। नेक्स्ट चौथा बिंदु है, पाठ्यक्रम को इनका अनुरूप और व्यापक करने का प्रयास करना चाहिए, कि जो उनका सिलेबस है उनको इन प्रतिभाशाली बालकों के अनुरूप और इनको व्यापक मतलब इसको और बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। सामान्य बालकों के साथ मिलने जुलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जो कक्षा के सामान्य बालक है उनके साथ मिलने जुलने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार जैसे अलग अगर इनको बिठा दिया जाता है तो इनके मन में कई बार अहम की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, अहंकार की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, और इसी कारण से इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ मिलने जुलने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। छठा जो आता है मित्रों, इनकी रुचियों का जानने का प्रयास करना चाहिए, वह रुचि के अनुसार ही संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। कि ये जानना चाहिए कि यार इसकी ये प्रतिभाशाली तो है, भाई देखो प्रतिभा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है व्यक्ति की, तो ये देखना चाहिए कि इसकी प्रतिभा है किस क्षेत्र में, उस रुचि को जान करके ही उस संबंधित क्षेत्र में, रुचि से संबंधित क्षेत्र में उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे एक बालक है उसकी रुचि क्रिकेट खेलने में है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, तो फिर उसको क्रिकेट में ही आगे बढ़ाना चाहिए। एक बालक है जो साइंस में इसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, उसकी प्रतिभा बहुत ज़्यादा साइंस में, तो उसको साइंस के क्षेत्र में ही प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी क्षेत्र हो उसी में ही रुचि के अनुसार उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। सातवां आता है मित्रों, पाठ्यक्रम सहीगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। मतलब पढ़ाने के साथ साथ में खेल कूद वगैरह, संगीत, जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा ये इनका भी आयोजन किया जाना चाहिए। जो रिलेटेड होती है विकास से रिलेटेड, उन क्रियाओं का आयोजन भी इन बालकों के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डे सेंटर या छात्रावास। छात्रावास को डे सेंटर के नाम से जाना जाता है। डे सेंटर या छात्रावास की व्यवस्था इनके लिए की जानी चाहिए, ठीक है, जो जहाँ पर सिर्फ प्रतिभाशाली बालक रहे, तो उसको ही कहा जाता है डे सेंटर या छात्रावास। और नौवां और अंतिम लिखा है मेरे मित्रों इसमें कि इनके विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग इनके लिए किया जाना चाहिए। विशेष शिक्षण विधियाँ क्या है, जैसे समस्या समाधान विधि है, परियोजना विधि है, प्रयोगशाला विधि है, ऐसी विधियाँ का इनके लिए इन विधियों का प्रयोग प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाना चाहिए। अब मित्रों प्रतिभाशाली बालकों को जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे इनको समायोजन की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। जैसे माता पिता तो अलग प्रकार से व्यवहार कर रहा है, अध्यापक अलग प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, तो इनके में दिमाग में क्या मतलब कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि अरे यार ये क्या है, तो इनके जीवन में इनको समायोजन की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक समस्या, मानसिक रूप से भी इनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखो इनका मानसिक विकास तो तीव्र गति से हो जाता है, लेकिन जो वयस्क सदस्य बड़े वो इनको बालकों की तरह समझते हैं बिल्कुल, लेकिन ये और उनसे बिल्कुल बालकों की तरह व्यवहार करते हैं, तो कभी कभी इनको मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, कमेंट करके जाना वीडियो कैसा लगा। और इन्हें बुद्धि का अनुचित उपयोग, कभी कभी इनका ये भी समस्या होती है कि अगर इनका सही तरीके से पालन पोषण नहीं हुआ
तो ये खुद की बुद्धि का अनुचित उपयोग भी कभी कभी साथियों कर लेते हैं। इस प्रकार से आज आपने पढ़ा है व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में और प्रतिभाशाली बालक के बारे में। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।